एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर सीएमए इंटर। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक हर एक चैप्टर कवर करेंगे, चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल या फिर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो सीरीज में कवर होगा। हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे। साथ ही हम एमसीक्यू सेशंस भी रखेंगे ताकि आपके वो एग्जाम में पूछे जाने वाले 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो पाओ। बस आपको एक काम करना है कि जब भी क्लास अपलोड हो तब आप उसको देख रहे हो, ठीक है। ये जो नोट्स मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। अदरवाइज इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट ले आओ और साथ में एक अपने लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉपी बना लो जिसमें आप ये सारी चीज़ें लिखोगे, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ये है हमारा रामू। रामू बनाता है बहुत ही बढ़िया चाय। अब रामू ने सोचा कि यार इतना अच्छा टैलेंट है मेरा, मैं इतनी अच्छी चाय बना लेता हूँ, क्यों ना बिजनेस खोला जाए। चाय बेचते हैं और उससे अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। अब रामू को ये तो पता था कि चाय कैसे अच्छी बनाई जाती है, पर चाय बेच के पैसे कैसे कमाएं उसका उसे ज्ञान नहीं था। तो वो आया हम सीएमएस के पास, उसने बोला कि यार तुम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बताते हो कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, पैसे कैसे बनाया जाए। आज मुझे बताओ कि मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ, मैं कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। हमने बोला यार रामू देख, अगर देखो प्रॉफिट अर्न करना है ना तो सबसे पहला काम देखो सेल्स अच्छी करनी पड़ेगी। पर ये ध्यान रखना कि सिर्फ सेल्स बढ़ने से तेरा काम नहीं होगा, देखो तेरे खर्चों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब रामू बोल रहा है कि यार क्या बोल रहे हो, मेरी भाषा में समझाओ थोड़ा। तो हमने बोला कि देख यार रामू, देखो ना एज्यूम कर ले कि तू सेल्स कर रहा है 10 लाख रुपए की, मतलब हर महीने तू 10 लाख रुपए की चाय बेच ले रहा है। पर तेको पता है ये 10 लाख रुपए की चाय बेचने के लिए तू खर्चे कितने कर रहा है? तू खर्चे कर रहा है 12 लाख रुपए। मतलब तेरे कस्टमर्स तेको 10 लाख रुपए दे रहे हैं, पर ये 10 लाख कमाने के लिए तेको अपने जेब से 12 लाख रुपए डालने पड़ रहे हैं। अब रामू बोल रहा है ये क्या हो रहा है, इससे तो मुझे 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो हमने बोला हम यही तो समझाना चाह रहे थे तेको तेरी सेल्स बढ़ानी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि तेरे खर्चे कम रहें। जितने खर्चे कम रहेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट तू कमा पाएगा। अब रामू बोल रहा है कि यार सेल्स कैसे बढ़ानी है वो तो मैं समझ गया हूँ, मेरे को कस्टमर्स लाने पड़ेंगे, मैं चाय भी अच्छी बना लेता हूँ, मैं मार्केटिंग कर लूँगा, तो ये सब काम करके मैं सेल्स तो बढ़ा लूँगा। पर ये बताओ कि मैं खर्चों को कैसे कंट्रोल करूँ। तो हमने बोला रामू, अगर तेको खर्चे कंट्रोल करने ना तो सबसे पहला काम तेको पता होना चाहिए कि तू खर्च कहाँ कर रहा है, तेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। और ये पता करने के लिए तेको खर्चों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब देख, रिकॉर्डिंग ऐसे ही मत करना, देखो रिकॉर्डिंग प्रॉपरली करने की ज़रूरत है। जब तू प्रॉपरली रिकॉर्ड करेगा ना तो देखो क्लैरिटी आएगी, देखो समझ आएगा कि तू कितना प्रॉफिट कमाया, कितने लॉसेस हुए, कितना तेरे पास एसेट्स हैं, कितना लाइबिलिटीज़ हैं, सब तेरे को आराम से क्लियर होगा। साथ ही साथ तू इसकी मदद से डिसीजंस भी बना पाएगा। तू अगर प्रॉपरली रिकॉर्ड करता है तो उस इन्फॉर्मेशन की मदद से डिसीजन भी बना पाएगा। अब रामू बोल रहा है यार बाकी सब तो ठीक है, मेरा प्रॉफिट लॉस अच्छे से पता चल जाएगा, मेरे को उतना बॉन्ड है, मेरे को डिसीजंस बनाने की क्या ज़रूरत है, मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी हूँ, मेरा तो एक चाय का दुकान है, मुझे कोई डिसीजन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हमने बोला यार रामू देख, ज़्यादा ज्ञान ना बांट, तू ना चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या चाय की दुकान हो या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर किसी को डिसीजंस बनाने पड़ते हैं। जैसे समझ ले, तू कैसे पता करेगा कि तेरी कौन सी चाय लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है, किस में तेरे को कम खर्चे हो रहे हैं, किस में तेरे को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कैसे तू खर्चे कम करे, मतलब तेरे खर्चे अभी कितने हैं और तू उनको कैसे नीचे लेके जाएगा। साथ ही साथ समझ ले तेरे को एक और जगह दुकान डालनी है, वहाँ कौन सी चाय बेची जाए। ये सारी चीज़ें डिसीजंस ही तो हैं और ये तेरे को लेने पड़ेंगे, और इसके लिए तेरे को चीज़ों को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर तू प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहता है तो तेरे को अकाउंटिंग की मदद लेनी है। अब रामू बोल रहा है कि भाई अकाउंटिंग ऐसा करता क्या है जो इतनी सारी चीज़ें आराम से कर लेता है। तो हमने बोला देख यार रामू, अकाउंटिंग के अंदर ना सबसे पहला काम हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग मतलब तू क्या लेगा, एक रजिस्टर लेगा, उसमें डेट डालेगा और हर दिन जहाँ भी तू पैसे लगा रहा है, जहाँ से भी तेरे पास पैसे आ रहे हैं, उन चीज़ों को लिखेगा। जैसे तू 2 चाय पत्ती के पैकेट खरीद के लेके आया, तूने खर्च किए, तू उसको रिकॉर्ड करेगा। फिर तूने 10 कप चाय बेची, पैसे आए, उनको रिकॉर्ड करेगा। तो देखो जो भी चीज़ें हर दिन के हिसाब से तू काम करे जा रहा है ना, उनको लिखते जा। अब क्या है ना, पूरे साल भर का तू लिखते जाएगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी।
अभी तेरे को इसमें से कुछ नहीं समझ आने वाला, तो अब क्या करेंगे ना, इसमें से चीज़ों को अलग करेंगे। जैसे हमने चाय पत्ती के पैकेट खरीदे, पूरे साल भर हम चाय पत्ती के पैकेट खरीदे होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि सारे चाय पत्ती के पैकेट के खर्चे को एक जगह ले जाएं। सिमिलर वे में तूने शक्कर खरीदी होगी, सारे शक्कर के खर्चे को हम एक जगह ले जाएंगे। सारे जितनी भी तूने चाय बेची उनके पैसे आने वाले को हम अलग जगह ले जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं ना, तेरे सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे इनकम को अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं, अलग अलग बांट रहे हैं। ठीक है, तो पहला काम हमने चीज़ों को रिकॉर्ड किया, दूसरा काम हम क्लासिफाई कर रहे हैं। हमने चाय पत्ती का खर्चा अलग रख दिया, हमने शुगर का खर्चा अलग कर दिया, हमने जितनी चाय बेची उसके जितने पैसे आए उसको अलग कर दिया। तो इससे क्या होगा ना, मेरे पूरे साल भर में कितना चाय पत्ती के पैकेट में खर्चा हुआ, कितना शक्कर में खर्चा हुआ, कितना चाय मैंने बेची, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी टोटल में। अब क्या करूँगी ना मैं, अब ये जो टोटल अमाउंट्स हैं उनको हम एक जगह लिखते जाएंगे। इससे ये होगा कि मेरे पास एक समरी बन जाएगी और इसकी मदद से रिजल्ट निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। तो रामू बोल रहा है यार ठीक है, मुझे समझ आ गया। तो हमने बोला कि यार रामू देख, ये सारी चीज़ें जो तू कर रहा है ना, वो सारी की सारी चीज़ें तेरे को मनी के फॉर्म में करनी है। ध्यान रखना, तू ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 चाय पत्ती के पैकेट खरीदे। तेरे को लिखना पड़ेगा कि जो 2 चाय पत्ती के पैकेट तूने खरीदे वो कितने रुपए के पड़े। सिमिलर वे में तूने 10 कप चाय बेची, तो ये 10 कप चाय बेचने से तेरे पास कितने पैसे आए वो तेरे को लिखना पड़ेगा। ये ज़रूरी इसलिए ताकि तेरा जो यूनिट है वो सेम रहे, एक बेस यूनिट सेम रहे। सब अगर रुपीज़ में होगा तभी तू कैलकुलेशन कर पाएगा। ठीक है, तो रामू को तो चीज़ें समझ आ गई। अब एक बात बताओ, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने इतनी सारी रामू को दी, ये हमको मिली कहाँ से? ये इन्फॉर्मेशन हमें दी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। उन्होंने बोला कि भाई देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब एक बात बताओ, हम जो CMA स्टूडेंट्स इसको पढ़ रहे हैं उनको बताना है अब कि हम जो है ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग किसकी मदद से करते हैं। अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, हम रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल, हम क्लासिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर, हम समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, सो अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसकी मदद से रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज हम करते हैं। ये सारी चीज़ें हम सिग्निफिकेंट मैनर में करते हैं। अब ये क्या है उसको समझो। अब रामू की दुकान तो छोटी सी थी, पर समझ लो कि अगर कोई 10,000 करोड़ की कंपनी है, उनके यहाँ के एम्प्लॉयज़ 10 रुपये का पेन खरीद के लेके आए। अब एक बात बताओ, क्या कंपनी रिकॉर्ड करेगी क्या हमने 10 रुपये का पेन खरीदा, ऐसे करके जर्नल रिकॉर्ड करेगी क्या? सोच के देखो यार, इतने छोटे छोटे से खर्चों को अगर वो अलग से जर्नल बनाने लग गई तो पागल हो जाएगी कंपनी। तो वो क्या करते हैं पता है, ये ऐसे छोटे मोटे खर्चों को ना अदर्स में डाल देते हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले कि खर्चों को रिकॉर्ड ही ना करें, वो रिकॉर्ड करेंगे लेकिन सारे छोटे मोटे खर्चे अदर्स में डाल देंगे। तो इससे ये होगा कि सब कुछ सिग्निफिकेंट मैनर में भी दिख रहा है और साथ ही साथ सारे खर्चे रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। हमको ये सारा काम किस में करना है? इन टर्म्स ऑफ मनी करना है। सारी चीज़ें मनी के फॉर्म में होंगी। ये ध्यान रखना कि वही ट्रांजेक्शन्स, वही इवेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं, है ना। इससे क्या होगा, जब आप चीज़ों को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज कर लेते हो सिग्निफिकेंट मैनर में इन टर्म्स ऑफ मनी में, तो रिजल्ट्स निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। रिजल्ट हम किसकी मदद से निकालते हैं? हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से और बैलेंस शीट की मदद से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से हमको प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है, बैलेंस शीट की मदद से हमको एसेट्स और लायबिलिटीज़ पता चल जाती हैं। तो अब हमको ये तो पता चल गया कि अकाउंटिंग की कैसे जाती है, पर एक बात बताओ, अकाउंटिंग करने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों मैं चीज़ों को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ? हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस बनाए जाएं। जैसे हमने रामू के बिजनेस में बताया था कि कितने सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब बताओ ये डिसीजन लेगा कौन? जैसे रामू का बिजनेस है, क्या रामू के बिजनेस में मैं डिसीजन लूँगी क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है कि रामू कैसा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है। रामू के बिजनेस से किसको मतलब है? रामू को मतलब है। अगर रामू का बिजनेस अच्छा नहीं करेगा तो उसको अफेक्ट करेगा, रामू का बिजनेस अच्छा करेगा तो उसको फ़ायदा मिलेगा। तो रामू को यहाँ पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। दूसरा किसको लेने पड़ेंगे? रामू का अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम नहीं करेगी तो वो एम्प्लॉय को दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट ढूंढनी पड़ेगी।
सिमिलर वे में अगर रामू ने कहीं और से उधार लिए हुए हैं पैसे, उस पर्सन को डिसीजन बनाना पड़ेगा कि हमने जो पैसे डाले हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और पैसे डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। और वो ये डिसीजंस कैसे बनाएंगे? अकाउंटिंग की मदद से बनाएंगे। आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हो तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ये सारे लोगों के पास जाती है, तब उनको समझ आता है कि हमारे जो डिसीजंस हमने पुराने लिए थे वो सही है कि नहीं है, और हमको आगे जाके क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो सारे चीज़ें वो डिसाइड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब अकाउंटिंग हमने ये समझ लिया कि अकाउंटिंग की मदद से डिसीजंस लिए जाते हैं। डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन लेते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? वो लोग जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है। जैसे अभी हमने देखा कि ओनर इंटरेस्टेड होता है, एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होता है। अगर बड़ी कंपनी है तो उसके अंदर मैनेजर्स होंगे, कंपनीज के अंदर शेयर होल्डर्स भी होंगे, कंपनी के क्रेडिटर्स भी होंगे, कंपनी ने जहाँ से उधार लिया है पैसे। कंपनी के अंदर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी होंगे। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब वो लोग जो आगे जाके हमारी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। इनको भी फ़र्क पड़ता है कि भाई कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है। अच्छा नहीं कर रही होगी तो ऑफकोर्स ही बात है, पैसे नहीं लगाएंगे। और ये सारे डिसीजंस वो कैसे लेंगे? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को भी फ़र्क पड़ता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर कंपनी सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं वो गवर्नमेंट को देखना पड़ता है। अगर अच्छे से काम नहीं कर रही होंगी तो गवर्नमेंट उनकी बजाएगी फिर, है ना। तो अब हमने समझ लिया कि ये सारे लोग होते हैं स्टेक होल्डर्स। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे जो ओनर है, एम्प्लॉय है, मैनेजर है, शेयर होल्डर्स है, ये सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी के लोग हैं, जो कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, कंपनी में इन्वॉल्व हैं, है ना। तो इनको हम बोलते हैं इंटरनल यूजर्स, क्योंकि ये कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर के लोग हैं। लेकिन क्रेडिटर्स, उन्होंने सिर्फ पैसा उधार दिया है, वो कंपनी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। साथ ही साथ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, वो अभी पैसा लगाने वाले हैं, अभी तक लगाया भी नहीं है उन्होंने तो। और गवर्नमेंट भी बाहर की है। तो ये तीनों लोग ऐसे हैं जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग डिसीजंस बनाएंगे, वो लोग दो टाइप के हो सकते हैं। पहले होते हैं इंटरनल यूजर्स, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। तो हमने ये समझ लिया कि भाई अकाउंटिंग की मदद से डिसीजंस बनाए जाते हैं। डिसीजंस कौन बनाता है? स्टेक होल्डर्स बनाते हैं, यूजर्स बनाते हैं, यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स एंड इंटरनल यूजर्स। ठीक है, अब ये जो अकाउंटिंग करता क्या है, ये वाला ज्ञान हमें दिया है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने। इन्होंने बोला कि भाई अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को। क्यों कम्युनिकेट किया जा रहा है? ताकि इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बनाए जाए। कौन बनाएगा ये जजमेंट एंड डिसीजंस? यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन है? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब देखो ये जो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है ना, वो भी दो टाइप की होती है। पहली होती है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो मनी के फॉर्म में है। दूसरी होती है नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो मनी के फॉर्म में नहीं है। क्या बोल रहे हो मैम? अभी तो आपने बताया कि भाई अकाउंटिंग मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन यहाँ पे तो नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आ गई। तो भाई समझो, हमने ये समझा था फर्स्ट डेफिनेशन से कि भाई हम जो रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रेट, रिजल्ट्स कर रहे हैं, ये सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ मनी होगी। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये जो बना रहे हो इसके अंदर सारी चीजें मनी के फॉर्म में ही होंगी। लेकिन अकाउंटिंग सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, इसके आगे भी अकाउंटिंग का काम है। अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे भी फोकस करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो दोनों डेफिनेशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है। ये डेफिनेशन इसको आगे ले जा रही है। वो बोल रही है कि भाई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो ज़रूरी है, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट रिजल्ट्स करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तभी हम आगे के डिसीजंस ले पाएंगे। जैसे कि हमारा जो सप्लायर है वो आगे जाके हमको रॉ मटेरियल सस्ते में देने वाला है क्योंकि उसका अच्छा रिलेशन बन गया है। इसमें कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे जाके मेरा प्रॉफिट बढ़ने वाला है। एज ए नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इनको मैं क्या कर सकती हूँ, इनको मैं इन पांचों में मतलब रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट रिजल्ट्स में तो नहीं रिकॉर्ड कर सकती। मेरे को इनको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हम अलग से एक नोट डाल के लिख सकते हैं, है ना। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इससे मुझे पता चलता है कि मैं आज कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ।
लेकिन मैं आगे जाके कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ, कितने लॉसेस मुझे हो सकते हैं, ये सब पता करने के लिए मेरे को नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि इसकी मदद से मैं डिसीजंस ले पाती हूँ। ठीक है, अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी दो टाइप की होती है। पहली होती है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, दूसरी होती है अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है कॉस्ट अकाउंटिंग से। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मतलब समझ लो सारी कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर आपको डिपार्टमेंट का खर्चा जानना है, आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज बना के कस्टमर्स को दे रहे हो उनका खर्चा जानना है, आपकी मशीन जो आपकी मशीन चल रही है उसका खर्चा जानना है, तो सारी जो खर्चों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी ना वो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन कहलाती है। और अगर आपको कॉस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। अब देखो यार, अकाउंटिंग की ना सिर्फ एक ब्रांच नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 3 अलग अलग टाइप की ब्रांच है। पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम अब देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बट बिफोर दैट हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि भाई अकाउंटिंग जो है वो करते कैसे हैं। इसके अंदर हमने देखा कि हम पहले रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट रिजल्ट्स करते हैं। ये सारी चीज़ें हम मनी के फॉर्म में करते हैं। वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के फॉर्म में फाइनेंशियल नेचर के हैं, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हम सिग्निफिकेंट मैनर में करते हैं। अकाउंटिंग की क्यों जाती है? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डिसीजंस बना पाएँ। डिसीजंस कौन बनाएंगे? इन्फॉर्मेशन यूजर्स बनाएंगे, है ना। इस इंफॉर्मेशन की मदद से डिसीजंस कौन लेगा? यूजर्स डिसीजन लेने वाले हैं। यूजर्स मतलब कौन? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इसके बाद हमने देखा कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन होगी। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन 2 टाइप की होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी मदद से मैं ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ जान सकती हूँ। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब जो रुपये के टर्म में है। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब जो रुपये के टर्म में नहीं है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी 2 टाइप की होती है। पहली होती है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, दूसरी होती है अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलेगी। फिर हमने देखा कि अकाउंटिंग के 3 अलग अलग टाइप के ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीनों ब्रांचेस है क्या, क्यों है, वो समझने के लिए हम इनके बीच का डिफरेंस अब देख रहे हैं। देखो, सबसे पहले अब मीनिंग देखते हैं। जो अभी तक हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी ना कि रिकॉर्ड करो, क्लासीफाई करो, समराइज करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, वो डेफिनेशन अप्लाई होती है टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है चीज़ों को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना। किसको करेंगे? ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को करेंगे। मतलब जो रुपये के टर्म में है वो सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करेंगे ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग भी करेगा रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट डाटा को करेगा। ये सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को नहीं रिकॉर्ड करने वाला। तो ये भी रुपये के टर्म में होता है, ये भी मनी वाली चीज़ें रिकॉर्ड करता है, लेकिन सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड मनी चीज़ें। ठीक है, बाकी जो होंगी जैसे क्रेडिटर से पैसा लिया वो हमारा कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है, हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो हमने क्रेडिटर से पैसा लिया वो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट ज़रूर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन देता है और मैनेजर्स को डिसीजन बनाने के लिए नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है। तो मतलब हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ मनी के ऊपर फोकस करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मनी के ऊपर फोकस करता है, कॉस्ट रिलेटेड डाटा पे फोकस करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल दोनों के ऊपर फोकस करता है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टाइप। फाइनेंशियल के अंदर क्वांटिटेटिव होगा क्योंकि हम सिर्फ मनी वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी क्वांटिटेटिव होगा क्योंकि हम मनी वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है एज इसके अंदर फाइनेंशियल मतलब मनी वाले ट्रांजैक्शंस भी हैं, नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉन मनी ट्रांजैक्शंस भी हैं, इसलिए ये क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो लीगली मैंडेटरी है सारी कंपनीज के लिए। सारी कंपनीज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, क्योंकि भाई यही वो इन्फॉर्मेशन है जो एक्सटर्नल यूजर्स के पास जाती है। जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, क्रेडिटर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, उनके पास क्या जाता है? उनके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ही जाता है। इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लीगली मैंडेटरी किया गया है ताकि एक्सटर्नल यूजर्स को इन्फॉर्मेशन दी जा सके। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मेनली की जाती है फॉर इंटरनल यूजर्स।
इंटरनल यूजर्स के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई किया जाता है, लेकिन कुछ जगह में हमको कॉस्ट ऑडिट करनी पड़ती है और कॉस्ट ऑडिट की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाती है। मतलब एक्सटर्नल यूजर में सिर्फ एक गवर्नमेंट होगी जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन देंगे, और उसके अलावा बाकी सारे यूजर्स इंटरनल होने वाले हैं, ठीक है। इसलिए लीगली मैंडेटरी है सिर्फ कुछ कंपनीज के लिए, और ये जो है ये इंटरनल यूजर्स के लिए बनाई जाती है। एक्सटर्नल में कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होगी, वो भी कुछ स्पेसिफिक केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से मैनेजर्स के लिए बस बनाई जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट निकालते हैं। मैं एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक प्रोजेक्ट का प्रॉफिट नहीं निकाल रही यहाँ पे मैं पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट निकालूंगी। लेकिन वही जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर फोकस करते हैं, तो वहाँ पे हम किसी एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालते हैं, किसी एक सर्विस का प्रॉफिट निकालते हैं, किसी एक एक्टिविटी या प्रोजेक्ट का प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किसी जो भी प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोजेक्ट हम बाहर कस्टमर्स को दे रहे हैं, हम उनका प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है डिसीजन मेकिंग में और आगे की चीज़ें फोरकास्ट करने में हेल्प करना। तो फ्यूचर रिलेटेड डिसीजंस लेने में कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक डिफिनाइट पीरियड फॉलो किया जाता है, जो होता है नॉर्मली 1 अप्रैल से 31 मार्च। हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके अंदर कॉस्ट ऑडिट के लिए ज़रूर एक स्पेसिफाइड पीरियड है कि इसी समय बनाना है, इतने पीरियड के लिए बनाना है। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है मेनली हम इंटरनल यूजर्स के लिए करते हैं, और जब इंटरनल यूजर्स के लिए बनाई जाती है तो जब उनको रिक्वायर्ड होगी हम तब प्रोवाइड करेंगे। डेली, वीकली, मंथली, जब रिक्वायर्ड होगा तब प्रोवाइड किया जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैनेजर्स के लिए बन रही है, जब मैनेजर्स इन्फॉर्मेशन मांगेंगे हम तब उनको देंगे। नेक्स्ट, पर्पस। हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी एज अ होल। पूरे बिजनेस का प्रॉफिट पता करने का, प्रॉफिट बताने का काम किसका है? हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। नेक्स्ट, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है? मैनेजमेंट को हेल्प करना, प्रॉपर प्लानिंग में हेल्प करना, कंट्रोल में हेल्प करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। ये खर्चों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा और खर्चों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट इस्तेमाल करके प्लानिंग करेगी, कंट्रोल करेगी और डिसीजन मेकिंग करेगी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या पर्पस है? हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं ताकि इफेक्टिव डिसीजंस लिए जा सकें बिजनेस के अंदर। स्कोप क्या है? हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पर्विसिव है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में तो फोकस करती है, साथ साथ नॉन फाइनेंशियल पे भी फोकस करती है। तो इस केस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज़्यादा वास्ट है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो तो ऐसे भी हो सकता है कि भाई देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट की इन्फॉर्मेशन पे फोकस करती है, जो चीज़ें हो चुकी है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट एज वेल एज फ्यूचर दोनों के ऊपर फोकस करती है। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप ज़्यादा वास्ट है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका काम है एसर्टेनमेंट, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट। अब अगर आप देखो तो जो फील्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग की वो बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है, क्योंकि वो सिर्फ खर्चों के ऊपर फोकस करती है, वो सिर्फ उन प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर रही है जो हम आगे जाके कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है, तो ये सबसे छोटी है बाकी सारे अकाउंटिंग से। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से बड़ा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट से भी बड़ा है, फाइनेंशियल से भी बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक प्रोसीजर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है क्योंकि ये बाहर वाले लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है कुछ स्पेसिफिक केसेस में, जैसे कॉस्ट ऑडिट का एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है। लेकिन कई सारी जगह जब हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग, तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं होता। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि ये मैनेजमेंट के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। मूविंग फॉरवर्ड टू आर इंटरडिपेंडेंसी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना ही कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ना ही मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रॉ इन्फॉर्मेशन लेता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से बनाया जाता है।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद लेता है और कॉस्ट अकाउंटिंग की भी मदद लेता है। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। वेरीफिएबल, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि ये पास की इन्फॉर्मेशन है और इसकी वेरिफिकेशन के लिए ऑडिटर्स भी आते हैं। नेक्स्ट, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन भी वेरीफाई हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑडिट। लेकिन जो भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है ना, उसको वेरीफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वो इन्फॉर्मेशन जो है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। और भाई जो फ्यूचर तुम प्रेडिक्ट कर रहे हो वो आज थोड़े ना आया है, वो तो आगे फ्यूचर में जाके आएगा, और जब आएगा तब वो पक्का होगा कि आज जो इन्फॉर्मेशन बनाई थी वो सही थी कि नहीं थी। तो मतलब आज मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को वेरीफाई नहीं कर सकती क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ही प्रेडिक्टिव नेचर की है, आगे की है, फ्यूचर की है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऐसी 5 चीज़ें जो हर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं, और अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनना है ना तो उसको ये 5 चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक बार फॉलो किया तो ख़त्म हो गया, ये 5 स्टेप ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली फॉलो होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये है क्या, उनको समझते हैं। सबसे पहला काम प्लान्स और बजट्स बनाना। देखो यार, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो पहले से ही, मतलब पूरा साल स्टार्ट होने से पहले ही वो सोच लेते हैं कि इस पर्टिकुलर ईयर में हम कितना सेल्स करने वाले हैं, कितने खर्चे हमारे होंगे, हर एक डिपार्टमेंट में कितना खर्चा होगा, हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस में कितना खर्चा करेंगे हम, कितना एट द एंड प्रॉफिट अर्न करेंगे हम। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो पहले से ही प्लान कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन टोटल बस प्लान करेंगे, वो ये भी प्लान कर लेते हैं कि हर एक खर्चों में हमारा कितना खर्चा होगा, हर एक चीज़ में हमारा कितना खर्चा होगा। जैसे मटेरियल में कितना खर्चा होगा, लेबर में कितना खर्चा होगा, एक्सपेंस हम कितना करने वाले हैं, इन सब के लिए वो स्टैंडर्ड्स भी सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम चीज़ों को प्लान करना है, बजट्स बनाना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खर्च होगा, वो प्रोडक्शन चालू करेंगे तो खर्चे होंगे। खर्चे होने के बाद वो निकालते हैं कि खर्च हुआ कितना, एक्चुअल में हमने कितने खर्च किए वो कैलकुलेट करते हैं। अब एक बात बताओ, मेरे पास 2 टाइप के खर्चे आ गए। पहले वो जो मैंने प्लान किए थे, दूसरे वो जो मेरे एक्चुअल में खर्चे निकले। अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, इनको कंपेयर करके देखती है। वो सोचती है कि भाई देखो, हमने प्लान या बजट बनाया था 100 रुपये का और एक्चुअल में हमारा खर्चा लेट से 120 रुपये आ गया। तो उन्होंने देखा भाई सोचा था 100 रुपये, 120 का खर्चा क्यों पड़ा, है ना। तो सबसे पहला काम वो करेंगे कि ये इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो पता करो। तो हमको पता चला 20 रुपये का डिफरेंस है। फिर वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये डिफरेंसेस आए क्यों, क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस आए, और जो भी रीजंस आएंगे उसको आगे मैनेजमेंट को बताएंगे। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि भाई जो भी हमारा प्लान या बजट हमने बनाया है या स्टैंडर्ड हमने सेट किया है उसको हम एक्चुअल से कंपेयर करके देखेंगे। फिर जो भी वेरिएंसेस आएंगे, वेरिएंसेस मतलब होता है डिफरेंस, जैसे हमारे सिचुएशन में 20 रुपये का डिफरेंस आया था, तो जो भी वेरिएंसेस आएंगे उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये वेरिएंसेस क्यों आए, और उसके लिए हम करते हैं एनालिसिस करने के बाद हमको पता चलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर कारण थे जिसकी वजह से वेरिएंसेस आए। दैट इज हमने रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लिए। रिजल्ट्स निकालने के बाद हम इनको प्रेजेंट करेंगे टू मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या करेगा इस इन्फॉर्मेशन का, मैनेजमेंट इसकी मदद से खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उनको पता है मैनेजमेंट को कि हमने सोचा था 100 रुपये, उनको ये भी पता है कि हमारा खर्चा 120 हो गया है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 20 रुपये। ये डिफरेंस क्यों आया वो भी इन्फॉर्मेशन हमने मैनेजमेंट को दे दी। अब मैनेजमेंट का काम है कि वो कोशिश करेंगे कि ये डिफरेंस को कम करें और वापस से हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था हम उस तक पहुँच पाएँ, मतलब हम हमारे खर्चों को वापस से 100 रुपये तक लेके आएँ। इसके लिए वो करेंगे खर्चों को कंट्रोल, ठीक है। साथ साथ वो प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, हमारा प्रोडक्ट कितना बिका, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, हर एक सर्विसेज में कितना प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हमने किस पर्टिकुलर एरिया से अर्न किया और क्यों हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया। ये सारी की सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करेंगे। इसकी मदद से वो डिसीजंस बनाएंगे और सोचेंगे कि फ्यूचर में हम हमारा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं और अगर लॉसेस हैं तो उनको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो फ्यूचर के डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि फ्यूचर में हम कैसे प्रॉफिट या प्रॉफिट कमा सकते हैं, लॉसेस कम कर सकते हैं। मतलब हम वापस से प्लान्स और बजट्स में पहुँच गए कि हम वापस से प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले साल चीज़ें कैसे अच्छी होंगी। मतलब क्या हो रहा है, ये चीज़ें वापस से हुए जा रही हैं, कंटिन्यूसली ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही हैं। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि इसकी मदद से हम 4 अलग अलग टाइप की डेफिनेशन समझने वाले हैं। सबसे पहला अगर आप देखो तो खर्च हम कर सकते हैं मटेरियल में, लेबर में, एक्सपेंसेस में। ये खर्च होता क्या है,
वो एक्सपेंडिचर जो आप किसी भी चीज़ किसी भी एक्टिविटी में कर रहे हो, वो एक्सपेंडिचर हमारा खर्च कहलाता है। और खर्च को हम एक और चीज़ क्या बोल सकते हैं, हम खर्च को बोल सकते हैं कॉस्ट। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि भाई कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर होता है जो किसी एक्टिविटी या किसी चीज़ पे हमने लगाया है। अब खर्चे ना एक्चुअल भी हो सकते हैं, नोशनल भी हो सकते हैं। एक्चुअल खर्चे मतलब जिस खर्चे में आपके हाथ से पैसे जा रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हाथ से जा रहे हो, आपके बैंक से भी जा सकते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आज ही जा रहे हो, 3 महीने बाद, 10 महीने बाद, कभी भी जा रहे हो, लेकिन जाने वाले हैं ना, वो एक्चुअल कॉस्ट कहलाएगा। नोशनल कॉस्ट क्या होता है, जहाँ पे पैसे जाने ही नहीं वाले हैं, हमने मान लिया है कि भाई ये खर्चा होता तो इतना होता। जैसे समझ लो मैं जहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वहाँ ये मेरा घर है, तो घर में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरे को कोई रेंट वगैरह नहीं देना पड़ता। बट एज्यूम कि अगर मैं ये जगह रेंट में देती तो मेरे को 5,000 रुपये महीना मिल जाता। जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो जगह मैं कहीं और रेंट पे देती तो मुझे 5,000 रुपये महीना मिल जाता। तो ये 5,000 रुपये महीने को मैं अपनी नोशनल कॉस्ट मानूंगी। ठीक है, ये खर्चा एक्चुअल में हुआ नहीं है, इसको अब बस हमने मान लिया है। डन। नेक्स्ट, इसके बाद हम जो खर्च निकालते हैं, खर्च निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग डिफरेंट तरीके से होती है। आप जिस तरीके का प्रोसेस अपना रहे हो, जिस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हो, उस टाइप का कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप जॉब में प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे टेलर के पास मैं अपना काम अलग लेके जाऊंगी, आप अपना काम अलग लेके जाओगे, तो हर एक काम जो टेलर के पास आता है वो अलग अलग होता है, अलग लोगों का होता है, इसलिए वो हर एक काम को जॉब की तरह ट्रीट करता है। और हर एक काम का खर्च निकालने के लिए वो जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रोडक्शन बैचेस में हो रहा है, जैसे अगर आप आइसक्रीम बना रहे हो तो आइसक्रीम एक बार में एक ही टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनता है, हम अलग अलग फ्लेवर्स के बनाते हैं, जैसे वेनीला, चॉकलेट या फिर स्ट्रॉबेरी। तो इस केस में क्या हो रहा है, अलग अलग बैचेस में प्रोडक्शन हो रहा है और बैचेस का कॉस्ट निकालना है तो बैच कॉस्टिंग की मदद ली जाती है। अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस में कर रहे हो, जैसे आपने रॉ मटेरियल डाला, फिर आप रॉ मटेरियल मशीन 1 में जाता है, फिर मशीन 2 में जाता है, फिर मशीन 3 में जाता है और एट द एंड फिनिश गुड्स बन के आता है। इन दैट केस यहाँ पे हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो हर बार सेम टाइप की फॉलो की जा रही है। तो इस केस में प्रोसेस का खर्चा निकालने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल की जाती है। ऐसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेटिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे कॉस्टिंग के मेथड्स हम आगे जाके इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हमने क्या किया, चीज़ों को प्लान और बजट को एक्चुअल से कंपेयर किया। अब आपको पता है, प्लान करना, बजट्स बनाना, खर्च करना, खर्च निकालना, फिर प्लान बजट को एक्चुअल से कंपेयर करना, उनके वेरिएंसेस निकालना, उसको एनालाइज करना, रिजल्ट्स निकालना और इसको प्रेजेंट करना, ये सारी की सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होती हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बजट्स भी बनते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर खर्च भी निकाला जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बजट्स को कंपेयर करके उनका रिजल्ट भी निकाला जाता है। फिर इसके बाद कॉस्ट का कंट्रोल हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी निकली और डिसीजन मेकिंग हुआ। ये पूरा प्रोसीजर होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर। अब एक बात बताओ, क्या कॉस्ट अकाउंटेंसी अपना काम कर पाएगा क्या जब तक कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, जब तक उनको यही नहीं पता है कि एक्चुअल में खर्च कितना हुआ, फिर उसके बाद प्लान और बजट से कंपैरिजन ही नहीं हुआ और फिर वेरिएंसेस ही नहीं निकले और रिजल्ट ही नहीं पता कि भाई ये खर्च क्यों बढ़ा, तब तक मैं खर्चों को कंट्रोल कर पाऊंगी क्या? नहीं कर पाऊंगी। आगे के लिए डिसीजन ले पाऊंगी क्या? नहीं ले पाऊंगी। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी तभी काम कर पाता है जब कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ने अपना काम कर दिया। तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कॉस्ट अकाउंटेंसी किसके ऊपर, हमारे कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। तो हम एट लास्ट बोल सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है ना। चलो, तो हमने कॉस्ट समझ लिया, कॉस्टिंग समझ लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग समझ लिया, कॉस्ट अकाउंटेंसी समझ लिया। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि हमको इसके बारे में और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए और एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हम आराम से लिख लें। देखो, कॉस्ट को चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीमा ने 2 अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। पहला है कॉस्ट एज नाउन, दूसरा है कॉस्ट एज वर्ब। कॉस्ट को जब हम नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन देखेंगे, दैट इज खर्च। जो भी एक्सपेंडिचर मैं कर रही हूँ किसी भी चीज़, किसी भी एक्टिविटी में, वो मेरा कॉस्ट कहलाएगा। यहाँ पे खर्चे एक्चुअल भी हो सकते हैं, नोशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, जब हम कॉस्ट को एज वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। तो हम कॉस्ट को एज एक्शन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बोलेंगे खर्च निकालना। जब आप खर्च निकालते हो, दैट इज नोन एज कॉस्ट एज वर्ब टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। ठीक है, तो जब आप कॉस्ट को एज वर्ब इस्तेमाल करोगे तो खर्च निकालने की बात करोगे। पर यार मैम, अभी तो आपने बताया था कि खर्च निकालना कॉस्टिंग कहलाता है।
यार ध्यान से सुना करो तुम लोग, है ना। देखो, खर्च निकालने की प्रोसेस को हमने कॉस्टिंग बोला था, खर्च निकालने को हमने कॉस्टिंग नहीं बोला था। हमने बोला कि जो भी प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे खर्च निकालने के लिए वो कॉस्टिंग होती है, ठीक है। तो अगर आप कॉस्टिंग की डेफिनेशन देखो तो वो बोल रहा है प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इसकी मदद से गैदर करेंगे, कॉस्टिंग की मदद से गैदर करेंगे। फिर उसके बाद हम बजट्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, वेरिएंसेस निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं इन कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या करता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी मदद लेता है कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर कवर होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉस्ट का कंट्रोल, प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, उसका प्रेजेंटेशन और मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ये सारी की सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर कवर होती है। आई होप आपको क्लैरिटी आई हो चारों डेफिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज आर इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कि विद टाइम कॉस्ट अकाउंटिंग कितना और कैसे ग्रू हुआ। देखो, 1494 एक ऐसा टाइम पीरियड था जब डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। डबल एंट्री मतलब हर एक डेबिट के लिए क्रेडिट होगा। अब सोचो यार, यही सिस्टम अगर 1494 में डेवलप हुआ तो कॉस्ट अकाउंटिंग को कितना टाइम लगा होगा। मिड 1800 तक का एक ऐसा टाइम पीरियड था जब हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ एक स्मॉल ब्रांच बन के रह गया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फिर आया लेट 1800 जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लग गया, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इंटरनल इन्फॉर्मेशन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जाने लग गया। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ऐसा क्या था जो हमको कॉस्ट अकाउंटिंग को इस्तेमाल करना पड़ा? भाई देखो, अगर इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना है। अब प्रॉफिट अर्न करना है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमको खर्चे कम करने पड़ेंगे। और खर्चे पता कैसे चलेंगे? हर एक प्रोडक्ट का मैं खर्चा कैसे निकालूं? विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसलिए इंटरनल इन्फॉर्मेशन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इस्तेमाल में आने लग गया बाय टेक्सटाइल मिल्स एंड रेल रोड्स। फिर इसके बाद आया 1880s का टाइम जहाँ पे मास प्रोडक्शन एंटरप्राइजेज आने लग गई जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती थी। तो इनके लिए भी ज़रूरी हो गया कि हम हर एक प्रोडक्ट का फाइंड आउट करें कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जैसा रेल रोड्स इस्तेमाल कर रहे थे। फिर आया 1880 से 1925 वाला पीरियड जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। इसकी वजह से कॉस्ट के स्टैंडर्ड्स ग्री होने लग गए। जैसे हमने अभी देखा था ना, जब हम कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि 100 रुपये का हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसको एक्चुअल 120 से कंपेयर करके देख रहे हैं। ये स्टैंडर्ड सेट होना चालू हुआ विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। इसके बाद ये स्टैंडर्ड सेट होने चालू हुए। फिर उसके बाद जब स्टैंडर्ड बन गया तो उसके वेरिएंसेस, उनके एनालिसिस, ये सारी की सारी चीज़ें साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट से चालू हुई। फिर आया वर्ल्ड वॉर 1 और 2 वाला टाइम पीरियड। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ग्रू हुआ। रीज़न क्या था उसको समझो। ये हैं हमारे जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है। आज वर्ल्ड वॉर का पीरियड है तो इनकी बहुत डिमांड है, इनके डिफेंस के प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। कौन खरीद रहा है डिफेंस के प्रोडक्ट्स? गवर्नमेंट खरीद रही है। अब गवर्नमेंट से ये जो डिफेंस के प्रोडक्ट बेचने वाला श्याम है, ये बहुत ही ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसे तो नहीं चलने वाला हमारा जीवन, हमको क्या करना है, तू ना ऐसे कुछ भी प्राइस चार्ज करेगा तो हमको नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तू जितना भी तेरा खर्चा लग रहा है ना, उसके ऊपर कुछ अमाउंट प्रॉफिट चार्ज कर और फिर हमको दे दे प्रोडक्ट, है ना। तो वो डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस प्रोडक्ट वाला शाम भी मान गया कि ठीक है चलो तुम कॉस्ट के ऊपर कुछ अमाउंट प्रॉफिट चार्ज करके मुझे दे देना। अब एक बात बताओ, अगर मैं कॉस्ट के ऊपर कुछ प्रॉफिट चार्ज करके दे रही हूँ, इन दैट केस मेरे को कॉस्ट तो चाहिए होगा ना, और कॉस्ट कहाँ से मिलेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलेगा। इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ग्री हुआ डिफेंस एक्सपेंडिचर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एज ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है, कॉस्ट के ऊपर कुछ अमाउंट चार्ज करके बना गया है, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है ये 2 तरीके से चार्ज किया जा सकता है। पहला होता है एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, कि भाई समझ लो अगर कॉस्ट मेरा 100 रुपये है तो हमने बोल दिया कि हम 20% ऑफ कॉस्ट एज प्रॉफिट चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे 20 रुपये हो जाएगा, है ना। और दूसरा तरीका होता है कि प्रॉफिट का एग्जैक्ट अमाउंट बता दो कि भाई कितना भी खर्चा लगे मेरे को प्रॉफिट चाहिए 50 रुपये। इन दैट केस हमने एग्जैक्ट अमाउंट में सेट कर दिया। तो 2 तरीके से प्रॉफिट सेट हो सकते हैं, पहला एग्जैक्ट अमाउंट, दूसरा एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो, तो ये तो हमने समझ लिया कि पूरे वर्ल्ड में कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे ग्री हुआ। अब हम देख रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का इवोल्यूशन इंडिया के अंदर कैसे हुआ।
सबसे पहले अगर प्री इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो बहुत ही कम कॉस्ट अकाउंटेंट्स थे इंडिया में, और वो भी ICMA लंदन से क्वालिफाइड थे। फिर आया 1944 वाला टाइम पीरियड जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, सब जगह कॉस्ट अकाउंटिंग इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इंडिया में भी आने लग गया कि भाई हमारा खुद का इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और इस टाइम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स फॉर्म किया गया इन कोलकाता अंडर कंपनीज एक्ट 1930 एज लिमिटेड कंपनी। पहले इंस्टीट्यूट एज लिमिटेड कंपनी था, फिर उसके बाद 1959 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एक एक्ट फॉर्म हुआ, दैट इज कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1959। फिर इसके बाद 1968 एक ऐसा टाइम पीरियड आया जहाँ पे कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ सेक्शन नंबर 233B में ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, और अभी सेक्शन नंबर 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये कवर है। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड टू ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या एम है, तो हमने पहले ही देख लिया कि भाई जो भी टाइप का अकाउंटिंग होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का भी मेन ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, पर ये डिसीजन मेकिंग कब पॉसिबल हो पाएगा, जब प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है कि हमको प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना है हमारी कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को। अब कॉस्ट इन्फॉर्मेशन कैसे प्रिपेयर एंड प्रेजेंट होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला काम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट बेसिस में निकालना। लेट्स से मैं 10,000 यूनिट्स ऑफ कैलकुलेटर बना रही हूँ, मेरे को हर एक यूनिट का खर्चा निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आपको सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, जैसे हमने अभी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में देखा कि हम कॉस्ट के ऊपर कुछ प्रॉफिट चार्ज करके फिर सेल्स का अमाउंट निकालेंगे, तो कॉस्ट के ऊपर कुछ प्रॉफिट चार्ज करके सेल्स का अमाउंट निकालने के लिए आपको कॉस्ट तो चाहिए होगा, इसीलिए फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस में भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, जैसे समझ लो मेरा खर्चा 100 रुपये मैंने स्टैंडर्ड सेट किया, पर एक्चुअल में खर्चा 120 हुआ। अब मैं 120 को 100 तक लेके आऊँगी, दैट इज़ माई कॉस्ट कंट्रोल। पर कॉस्ट को रिड्यूस करना, वो स्टैंडर्ड से नीचे भी उसको लेके आना, वो काम करता है कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एसर्टेनमेंट ऑफ डिविजन वाइज, एक्टिविटी वाइज, यूनिट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना हम कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से करते हैं। हमारे यहाँ कितना वेस्टेज हो रहा है, कितना इनएफिशिएंसी है, कितने गैप्स हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो सब कैलकुलेशन हम कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से करेंगे। और प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेवेंट डाटा जो भी मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड है डिसीजन मेकिंग के लिए, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगा। तो इतनी सारी चीज़ें कॉस्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड होती है, ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट बुक कीपिंग, मतलब सारे के सारे खर्चों को रिकॉर्ड करने वाला काम कॉस्ट बुक कीपिंग के अंदर आता है। ये रिकॉर्डिंग कहाँ से होगी, जब खर्चे किए तब से लेके उनको डिपार्टमेंट में चार्ज करना, उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज में चार्ज करना, ये पूरा का पूरा काम कॉस्ट बुक कीपिंग करता है। फिर आता है कॉस्ट का एसर्टेनमेंट, कि खर्च निकालना हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, जॉब में, सर्विसेज में, प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हो रहा है, ये कैलकुलेशन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर आता है कॉस्ट का एनालिसिस करना, कि भाई स्टैंडर्ड इतना सेट किया था, एक्चुअल इतना है, क्यों ये डिफरेंस आया, ये एनालिसिस भी हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कवर्ड है। कॉस्ट का कंपैरिजन, कि समझ लो एक डिपार्टमेंट है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट के खर्चों से कंपेयर करना, या फिर पिछले पीरियड का खर्चा हम इस पीरियड के खर्चों से कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉस्ट कंपैरिजन। नेक्स्ट कॉस्ट का कंट्रोल, हमने देख ही लिया कि स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए जब हम खर्चों को रिड्यूस करते हैं, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट की रिपोर्टिंग, कॉस्ट को प्रेजेंट करना ताकि मैनेजमेंट डिसीजंस ले पाए, दैट इज कॉस्ट रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिट इज वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट्स, जो भी कॉस्ट रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बने उनका वेरिफिकेशन कॉस्ट ऑडिट की मदद से किया जाता है। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोग करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये बाहर वाले लोग आते हैं, बाहर का एक कॉस्ट ऑडिटर आता है, वो कॉस्ट ऑडिट करता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे कॉस्ट बुक कीपिंग, एसर्टेनमेंट, एनालिसिस, कंपैरिजन, कंट्रोल, रिपोर्ट एंड ऑडिट। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखा जाए, अ कैब कार करके आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसके थ्रू स्कोप याद रख सकते हो। ए से आ जाएगा आपका कॉस्ट एसर्टेनमेंट, सी से आ जाएगा कंपैरिजन, ए से आ जाएगा एनालिसिस, बी से आ जाएगा बुक कीपिंग, सी से आ जाएगा कंट्रोल, ए से आ जाएगा ऑडिट एंड आर से आ जाएगा रिपोर्ट। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड टू कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है।
देखो यार, मैं खर्चे कर रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन खर्चे कर रही है। अब ऑर्गेनाइजेशन के खर्चों को ट्रैक करने के लिए जो भी मैं सिस्टम इस्तेमाल करूँगी वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कहलाएगा, जिसके थ्रू मैं खर्चे ट्रैक करूँगी, मेरी सेल्स कितनी हो रही है वो ट्रैक करूँगी, मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है वो ट्रैक करूँगी। दैट इज माई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला आता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग बोलता है कि भाई हम वही खर्चे लेंगे जो पुराने हो चुके हैं, है ना। सिर्फ पुराने खर्चों को रिकॉर्ड करना, उनको टोटल करना, उनको कैलकुलेट करना, उनके थ्रू प्रॉफिट और सेल्स निकालना, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है कि भाई किसी भी टाइप का खर्चा हो, मैं सब टाइप के खर्चों को इंक्लूड करूंगा, सब टाइप के खर्चों को कैलकुलेट करूंगा। अब इसका मतलब क्या है समझो। जैसे हम बना रहे 2022-23, इसका मैं खर्चा निकाल रही हूँ, ठीक है, इसका खर्चा निकाल रही हूँ। तो इस पीरियड में मैंने जिस भी टाइप के खर्चे किए होंगे, हर टाइप के खर्चे मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इंक्लूड करूँगी। लेकिन इस पीरियड के अंदर अगर मैं डायरेक्ट कॉस्टिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो डायरेक्ट कॉस्टिंग बोलता है कि भाई हम खर्चों को दो पार्ट में बांटेंगे। पहला होगा फिक्स्ड और दूसरा होगा वेरिएबल। फिक्स्ड खर्चे मतलब वो खर्चे जिसको मेरे प्रोडक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कम करूँ तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल खर्चे मतलब वो खर्चे मैं जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगी वो उतना ज़्यादा बढ़ेंगे, मैं जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कम करूँगी वो उतना ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्टिंग बोलता है कि हम खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा फिक्स, दूसरा होगा वेरिएबल। जो वेरिएबल खर्चे होंगे उसको प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करेंगे, जो फिक्स्ड खर्चे होंगे उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। ये क्यों होता है, डायरेक्ट कॉस्टिंग ऐसा क्यों करता है, हम आगे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। प्लस फिक्स्ड और वेरिएबल को भी हम आगे इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है कि भाई खर्चा फिक्स्ड हो, वेरिएबल हो, कैसा भी टाइप का हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर टाइप के खर्चों को यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। डन। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करेंगे, बताओ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, जैसे हम 100 रुपये का स्टैंडर्ड अभी तक सेट करते आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एक अलग टाइप से कॉस्टिंग मेथड नहीं है, वो बस ये बोल रहा है कि भाई देखो, तुम अगर एक इंडस्ट्री में हो तो सेम टाइप का कॉस्टिंग इस्तेमाल करो ताकि तुम कंपैरिजन कर पाओ, है ना। अगर एक ही इंडस्ट्री में तुम भी कपड़ा बना रहे हो, मैं भी कपड़ा बना रही हूँ, लेकिन हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे, मैं तुम्हारे कॉस्ट इन्फॉर्मेशन से देख के कुछ नहीं समझ पा रही, तुम मेरे कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को देख के कुछ नहीं समझ पा रहे, तो क्या ही मतलब। सिमिलर वे में आप पिछले साल जैसा मेथड फॉलो किए थे उसी को आगे कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि हर साल जा जाके चेंज किए जा रहे हैं, तो इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, आप इजीली कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाना है तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। पहला, आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कितना है। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 10,000 करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मेरे को कॉम्प्लेक्स सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, आराम से एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, 100 करोड़ की कंपनी है, तो मेरा ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं एक्सेल में सारा सिस्टम बना सकती हूँ, है ना। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, किस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप इस्तेमाल करते हो। नेचर एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मैं अगर एक प्रोडक्ट बना रही हूँ तो बहुत सिंपल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से हो जाएगा। अगर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही हूँ तो मेरे को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन झेलना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए कैलकुलेशन। मैनेजमेंट कंट्रोल नीड्स। मैनेजमेंट को कितना रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट कितना डिपेंड होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर, ये भी डिपेंड करता है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के इंस्टॉलेशन के लिए। रॉ मटेरियल्स, हम किस टाइप का रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करती हूँ तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरे लिए, और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मेरे को उस टाइप का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब हमारे को गवर्नमेंट अगर बोल दिया कि भाई इसी टाइप से तुमको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना है, इन दैट केस हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक्सटर्नल फैक्टर ने हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अफेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट इज एसेंशियल्स ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ये 7 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला, टेलर मेड हो, क्योंकि यार देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग तरीके से इस्तेमाल करता है, तो जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो टेलर मेड होना चाहिए। एक्यूरेट होना चाहिए। ऑफकोर्स सी बात है, मैं अगर किसी सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ तो वो सही आंसर तो देना चाहिए ना, तभी मैं उसके आगे उसको इस्तेमाल करने का सोचूंगी, तो एक्यूरेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव।
जब एग्जीक्यूटिव्स पार्टिसिपेट करेंगे तभी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इजीली पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो पाएगा। तो एप्लीकेशन के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव्स का पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट शुड नॉट बी हाई, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी 100 करोड़ की कंपनी है, 10 करोड़ रुपए मेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाने में लग जा रहा है ना। तो मेरे को कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा लगाना है जिसमें मेरे को ज़्यादा खर्चा ना पड़े। आप एक्सेल में भी सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हो, क्यों आपको बड़ा बड़ा सिस्टम लेना है ना। नेक्स्ट, शुड नॉट सैक्रिफाइस द यूटिलिटी। जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने लिया है वो फुलफिल होना चाहिए, वो हमको करेक्ट आंसर देना चाहिए। प्लस हमारा जो पर्पस था कि हमारे प्रोडक्ट का खर्चा निकाल दो, हमारे डिपार्टमेंट का खर्चा निकाल दो, वो सारी चीज़ें पॉसिबल होनी चाहिए उसकी मदद से। नेक्स्ट, केयरफुली फेस्ड प्रोग्राम में ये अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक बार में अप्लाई कर दिया। हम धीरे धीरे जैसे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें अप्लाई करेंगे, फिर दूसरे के लिए अप्लाई करेंगे, फिर तीसरे के लिए अप्लाई करेंगे। तो हम केयरफुली फेस्ड प्रोग्राम में इसको अप्लाई करेंगे। मैनेजमेंट शुड हैव अ फेथ इन द कॉस्टिंग सिस्टम। अगर कॉस्टिंग सिस्टम पे मैनेजमेंट ही भरोसा ही नहीं करेगी तो फिर क्या ही मतलब वैसे सिस्टम का। हमको एक ऐसा सिस्टम लगाना है जिसमें मैनेजमेंट को भरोसा है और मैनेजमेंट उसके डिसीजंस को अप्लाई कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। पर बिफोर दैट हमने जो 7 क्वालिटीज़ पढ़ी ना, उसको याद करने के लिए आप फैक्ट कप इस्तेमाल कर सकते हो। F से फेथ, A से एक्यूरेट, C से हमारे पास आ रहा है केयरफुली फेस्ड प्रोग्राम, T से टेलर मेड, C से इंस्टॉलेशन का कॉस्ट, U से यूटिलिटी एंड P से पार्टिसिपेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे पहला, एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन। कई बार कंपनीज ऐसा करती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में अच्छा खासा खर्च कर देती है, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप ज़्यादा खर्चा ना करो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिसाइड करके कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अप्लाई करो। डिफरेंसेस इन रिजल्ट्स विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिजल्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग का रिजल्ट मैच नहीं करता है। रीजन इज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड डाटा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। डिबेट ओवर आइटम्स टू बी इंक्लूडेड। अभी तक कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलपिंग मोड पे ही है, तो इसलिए अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पता ही नहीं है कि इसको इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं इंक्लूड करना चाहिए। लैक ऑफ एग्जैक्टनेस इन कैलकुलेशन। अब देखो यार, मैं जिस तरीके से फॉलो कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, आप जिस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो वो अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जैक्ट हमको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है ऐसा कुछ नहीं है। हर एक कन्वेंशन, हर एक प्रिंसिपल अलग अलग बोलता है, तो हर कोई अपने अपने मर्जी से कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड फॉर्मेट। कोई भी यूनिफॉर्म प्रोसीजर एंड फॉर्मेट नहीं है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन में एग्जैक्टनेस नहीं आती। ठीक है। चलो, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर 3 मेन चीज़ें की जाती हैं। सबसे पहला काम रिकॉर्ड कीपिंग करना, मतलब हम जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद ट्रैकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स होगा। यार देखो, कभी भी जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं ना, वो ऐसा ही नहीं कि हम रिकॉर्ड कर दिए, हमको हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे का एविडेंस लेके आना पड़ता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन के पीछे का ये बिल है, हमने ये सामान बेचा उसका ये बिल है। ये सारे के सारे एविडेंस भी कैलकुलेट लेके आने पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले रिकॉर्ड रखेंगे, फिर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करेंगे, और ट्रैकिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपको सबका एविडेंस यहाँ पे कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट इज आर इम्पॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स। ये ऐसे टर्म्स है जो हमको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को आज हमको समझाएंगे। सबसे पहले आता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट ना एक ऐसा खर्चा होता है जो पहले हो गया। कई बार हम क्या करते हैं पता है, ऐसे खर्चे जो पहले हो गए उसके ऊपर अपना डिसीजन डाल देते हैं। जैसे समझ लो आपने एक मूवी की टिकट खरीद ली 500 रुपये खर्च करके, आप बहुत एक्साइटेड थे उस मूवी के लिए, आपने आधे घंटे वो मूवी देखी और आपको समझ आ गया क्या फालतू मूवी है, लेकिन फिर भी आप वहाँ बैठ के देख रहे हो कि यार 500 रुपये खर्च किए थे मैंने, 500 रुपये वेस्ट नहीं होने दे सकता मैं। पर आपको एक बात बताऊँ, वो 500 रुपये तो वैसे ही वेस्ट हो गए। अब आप वो मूवी देख के आप अपने टाइम को भी वेस्ट कर रहे हो। तो कभी भी संक कॉस्ट के ऊपर, ऐसा खर्चा जो हो गया उसके ऊपर अपना डिसीजन नहीं डालना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मतलब जेब से निकाले वाले खर्चे। अब जेब से निकाले मतलब जेब से ही निकाल के देंगे उसी को मानेंगे क्या? नहीं, आप अपने बैंक अकाउंट से दोगे वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मतलब खर्चा होना चाहिए। जैसे आप बुक खरीद के लेके आए या फिर आप पेन खरीद के लेके आए, आप कहीं भी अगर पैसे दे रहे हो तो उस केस में वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोला जाता है। ये क्या होता है समझो, आप अभी CMA की पढ़ाई कर रहे हो,
पर पता है सीएमए की पढ़ाई करने से पहले आप क्या कर रहे थे? 10,000 रुपये महीने की जॉब। आप ये जॉब छोड़ के आए ताकि आप ये सीएमए की पढ़ाई करो। इन दैट केस ये सीएमए की पढ़ाई का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है पता है? ये 10,000 रुपये महीना जो आप अर्न कर सकते थे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो हमारे लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यहाँ पे क्या था? 10,000 रुपये महीना अर्न करना। तो वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट को ही हम नोशनल कॉस्ट बोलते हैं, जो हमने कॉस्ट की डेफिनेशन के अंदर समझा था कि लेट्स से अगर ये जगह मेरी घर की है तो मेरे को यहाँ पे रेंट नहीं देना पड़ रहा, पर मैं अगर इसको रेंट में देती तो 5,000 रुपये मुझे मिल सकते थे। ये 5,000 रुपये अभी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये रिसोर्स को मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना। तो इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब होता है हाइपोथेटिकल और नोशनल कॉस्ट, जिसमें कोई भी कैश आउटले नहीं हो रहा है। मेरा कोई कैश आउटले है क्या यहाँ पे? नहीं। इसको सिर्फ और सिर्फ हम डिसीजन मेकिंग के लिए कैलकुलेट करते हैं। रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? रिलेवेंट कॉस्ट मतलब वो खर्चे जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रिलेवेंट है। जैसे समझ लो आपके पास एक ओल्ड कार है और अब आप न्यू कार खरीदने का सोच रहे हो, तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे क्या कि ये पुरानी कार को खरीदने में कितना खर्च किया था? बिल्कुल नहीं। मैं पुराने खर्चों को नहीं देखूंगी, मैं आगे आने वाले खर्चों को देखूंगी कि इस पर्टिकुलर कार जो पुरानी कार है उसके मेंटेनेंस में आगे कितना खर्चा हो सकता है। लेट्स से हमने निकाला कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सब में इसका बहुत खर्चा होने वाला है, 2 लाख रुपए मेरा खर्चा हो जाएगा, प्लस इसमें पेट्रोल भी मेरा ज़्यादा लगेगा। तो मैंने क्या किया? कैलकुलेट किया कि वो खर्चे जो मेरे को आगे जाके इस कार में लगने वाले, अब उसको मैं कंपेयर करूँगी इस नए कार के खर्चे से कि भाई ये 7 लाख रुपए की आएगी और इसमें पेट्रोल का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं वो खर्चों को कंपेयर कर रही हूँ जो मेरे लिए रेलेवेंट है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रेलेवेंट है, इसीलिए इसको रेलेवेंट कॉस्ट बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट मतलब वो खर्चे जो आप अवॉइड कर सकते हो, जैसे बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोको कोला पीना, ये हम अवॉइड कर सकते हैं। पर हम अवॉइड क्या नहीं कर सकते? हम घर का खाना अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमको खाना ही होता है। तो ये एक ऐसा खर्चा है जो अनअवॉइडेबल है, ये एक ऐसा खर्चा है जो आप अवॉइड कर सकते हो। सिमिलर वे में हमारे पास एक खर्चा आता है दैट इज़ कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब वो खर्चे जिसमें मैं खर्चा करना कंट्रोल कर सकती हूँ। जैसे कपड़े कितने खरीदने हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं, मैं उसको खर्चे को कम भी कर सकती हूँ। पर आपके सीएमए की जो इंस्टीट्यूट की फ़ीस है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो हमको जितना इंस्टीट्यूट ने बोल दिया उतना देना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने 2 टाइप के खर्चे देखे यहाँ पे, पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा इम्प्यूटेड कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, कि अगर ये नहीं करता तो कोई कुछ और करता तो उस पर क्या कमा सकता था। इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि ये जगह मैंने रेंट पे ली है, ये रेंट पे मतलब ये जगह मेरा घर की है, अगर मैं इसको रेंट पे देती तो मेरे को 5,000 रुपये मिल जाते, दैट इज़ माई इम्प्यूटेड कॉस्ट, है ना। तो हमने बोला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है जो फोरगॉन हो गया। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है? रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज जो मैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे मैं अभी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके लिए मैं ये रूम इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका वैल्यू कितना है? दैट इज़ 5,000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देखते हैं, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है उसको देखते हैं। इसको और क्लैरिटी से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारा फार्मर, इसके पास है एक लैंड, इसके पास ऑप्शन है कि ये यहाँ पे वीट उगाए या फिर कॉर्न उगाए। इसने सोचा कि भाई हम तो वीट उगाएंगे। इन दैट केस जो कॉर्न में ये पैसा कमा सकता था वो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा वीट उगाने का। ठीक है, लेकिन इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होगा? इम्प्यूटेड कॉस्ट होगा ये लैंड का। ये लैंड जो ये अभी इस्तेमाल कर रहा है, अगर ये लैंड वो किसी और को दे देता तो उससे उसको कितना रेंट मिलता, दैट इज़ माई इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट मेरे रिसोर्सेज की वैल्यू होती है जिसमें मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, जिसके थ्रू मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होती है, जैसे यहाँ पे कौन था नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, नेक्स्ट इज आर कॉस्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कलेक्टिंग प्लेसेस ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे मैं खर्चों को इकट्ठा कर सकती हूँ। जैसे मेरे डिपार्टमेंट्स, मैं डिपार्टमेंट्स के ऊपर पूरा खर्चा डाल सकती हूँ, है ना, तो वो मेरे कॉस्ट सेंटर्स कहलाएंगे। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ का खर्चा निकालते हो दैट इज़ नोन एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो खर्चा मैं डिपार्टमेंट का भी निकाल सकती हूँ, मैं किसी प्रोडक्ट का भी निकाल सकती हूँ, मैं किसी सर्विस का भी निकाल सकती हूँ, है ना। तो खर्चा हम किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनती हैं। लेकिन कॉस्ट सेंटर्स वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें मैं खर्चा कलेक्ट कर रही हूँ।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास है एक मेटल चेयर और दूसरी हमारे पास वुडन चेयर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप की चेयर हम बनाते हैं। अब मेटल चेयर बनती है मेटल वर्किंग डिपार्टमेंट में, वुड चेयर बनती है वुड वर्किंग डिपार्टमेंट में। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्या होगा? कॉस्ट सेंटर होगा मेटल डिपार्टमेंट एंड वुड डिपार्टमेंट। लेकिन हमारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होंगे? हमारी चेयर भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन सकती है। अगर हम डिपार्टमेंट का खर्चा निकाल रहे हैं तो वो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें, इफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का अगर आप कॉस्ट जानना चाहते हैं तो जिस चीज़ का आप कॉस्ट जानना चाहते हैं वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे प्रोडक्ट का अगर खर्चा निकाल रहे हो तो प्रोडक्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसी सर्विस का निकाल रहे हो तो वो सर्विस कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर होते हैं कलेक्टिंग प्लेसेस ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे हम खर्चा कलेक्ट कर रहे हैं। तो कॉस्ट सेंटर ना 4 अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है पर्सनल कॉस्ट सेंटर। ऐसा कॉस्ट सेंटर जहाँ पे मेरे पास एक पर्सन है जिसको मैं रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती हूँ अगर काम सही से हो नहीं रहा है तो। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हमने बोला कि भाई तुमको 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सिर्फ 5,000 यूनिट्स बनाए। इन दैट केस मैं प्रोडक्शन मैनेजर को पकड़ सकती हूँ, उसको बोलूँगी कि भाई क्यों तूने कम बनाए, है ना। लेकिन वहीं अगर समझो हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या एक डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है क्या? बिल्कुल नहीं, पूरा ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रहा है। तो इस केस में मेरे पास कोई भी एक पर्सन नहीं है जिसको मैं रिस्पॉन्सिबल ठहरा पाऊँ, तो ये बनता है मेरा इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, जहाँ पे किसी एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कहलाएगा। वही सर्विस कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट सेंटर का काम है कि भाई प्रोडक्शन वालों को हेल्प करो, जो भी सर्विसेज चाहिए वो दो। जैसे अगर उनको पावर चाहिए तो पावर प्रोवाइड करो, उनको मेंटेनेंस चाहिए तो मेंटेनेंस प्रोवाइड करो, उनको इन्वेंट्री चाहिए तो इन्वेंट्री प्रोवाइड करो। तो ये लोग क्या है, ये सर्विस कॉस्ट सेंटर का काम है कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को हेल्प करना। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर का काम है कि प्रोडक्शन करना, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, कॉस्ट यूनिट क्या होती है? कॉस्ट यूनिट एक ऐसी यूनिट है, एक मेजरमेंट का फॉर्म है जिसके थ्रू आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट बना रहे हो, उनको मेजर करते हो। जैसे समझ लो हम बना रहे हैं कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर को मैं कैसे काउंट करूँगी, कैसे मेजर करूँगी? मैं 10 किलो कैलकुलेटर तो नहीं बोलने वाली, ऑफ कोर्स सी बात है। मैं बोलूँगी या तो 10,000 कैलकुलेटर, या तो 1 कैलकुलेटर, या तो 50 कैलकुलेटर। तो मैं कैलकुलेटर को कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ? मैं नंबर्स के थ्रू इनका मेजरमेंट कर रही हूँ। तो इस केस में इसकी कॉस्ट यूनिट क्या हो गई? नंबर्स हो गई। सिमिलर वे में अगर आप मिल्क बेच रहे हो तो उस केस में लीटर्स आपकी यहाँ पे कॉस्ट यूनिट होती है। अगर आप वीट बेच रहे हो तो आप केजीज में बेचोगे या फिर टन्स में बेचोगे। आप पावर बेच रहे हो तो आप किलोवाट आवर में बेचोगे। तो ये सब क्या होती है? ये सब हमारी कॉस्ट यूनिट है जिसके थ्रू हम मेजर कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को। नेक्स्ट आता है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। देखो यार, जब तुम सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ना तो उनको सिर्फ एक यूनिट से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम 2 यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स ऐसे नहीं बोलते कि हमारे पास कितने पेशेंट्स आए, वो देखते हैं कि हर एक पेशेंट कितने दिन हमारे हॉस्पिटल में रुका। तो यहाँ पे पर पेशेंट पर डे वो कैलकुलेट करेंगे। तो 2 यूनिट यहाँ पे इस्तेमाल की गई, पहली है पेशेंट और दूसरी है डे। सिमिलर वे में अगर ट्रांसपोर्टेशन का आपका काम है, आप गुड्स प्रोवाइड करते हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हो, इन दैट केस कितने टन का सामान हमने पहुंचाया, कितने किलोमीटर के लिए, वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, पहली टन दूसरी किलोमीटर। अगर आप पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट करते हो तो कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स आपने पहुंचाए जहां उनको पहुंचना था और कितने किलोमीटर के लिए, तो 2 यूनिट्स यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। जब आप 2 यूनिट्स का इस्तेमाल करते हो तो उसको कंपोजिट कॉस्ट यूनिट बोला जाता है। जब हम सिंपल यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कॉस्ट यूनिट कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए, चाहे आप प्रोडक्ट बना रहे हो या सर्विसेज बना रहे हो, आपको अपने मटेरियल का खर्चा लेना पड़ता है। आप जितना लेबर इस्तेमाल कर रहे हो उसका खर्चा लोगे, आप मटेरियल और लेबर के अलावा जो खर्चे कर रहे हो उनको लोगे, प्लस प्रोडक्शन में जो इनडायरेक्ट टाइप के खर्चे लगे उनको लेंगे हम यहाँ पे। क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा लेंगे, पैकिंग का खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा लगा, और हमारे ऑफिस में कितने खर्चे लगे, हमारे फाइनेंस वाले लोगों को कितने खर्चे लगे, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, तब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है, ठीक है। अब अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैप्टिव कंजम्पशन के लिए निकालना है तो क्या करोगे? कैप्टिव कंजम्पशन मतलब क्या? लेट्स से मैं कार मैन्युफैक्चर करती हूँ, कार मैन्युफैक्चर करके मैं बाहर बेचती हूँ,
पर इसमें से 5-6 कार मैं अपने इस्तेमाल के लिए रख लेती हूँ, जो हमारे एम्प्लॉयज़ आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ प्रोडक्शन ऐसा है जिसको मैं कैप्टिव कंजम्पशन कर रही हूँ, मतलब खुद ही बना के खुद ही कंज्यूम कर रही हूँ। इन दैट केस उसका मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालूंगी? उसके लिए हम जितने खर्चे हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए लिए थे वो सारे के सारे खर्चे लेंगे। अब एक बात बताओ, ये खर्चे लेने के बाद मेरे पास पूरा प्रोडक्शन का खर्चा आ गया, पर इसमें से जो सामान इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है वो मेरे पास ज़रूर रखा है, पर मैं उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रही ना। सिमिलर वे में कुछ सामान ऐसा हो सकता है, कुछ कार ऐसी हो सकती है जो ख़राब हो गई, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्या? नहीं, वो तो ख़राब हो गई। तो मेरे को वो सामान जो इन्वेंट्री में पड़ा है उसको हटाना पड़ेगा, जो सामान ख़राब हो गया मैं उनको हटाऊंगी। इसके बाद जो बचेगा वो ऐसा है जो मैं अपने लिए कंज्यूम कर रही हूँ, अपना इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? जब आप अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए खर्चा करते हो ना, उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? जैसे ये कैलकुलेटर है, इसमें क्या क्या लगा है? प्लास्टिक, स्क्रीन, बटन, ये लगे हैं। तो लेट्स से मैं प्लास्टिक, स्क्रीन, बटन लेके आ गई, ये मेरा रॉ मटेरियल बनेगा। अब इसको कैलकुलेटर तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे कैलकुलेटर बनाया जाए? तो मेरे को लेबर लगेंगे, कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे छोटे मोटे, और उसके बाद मेरे पास फिनिश गुड्स बनेगा। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक पहुंचाने के लिए बीच में जो भी खर्चा आप कर रहे हो वो कन्वर्जन कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एक ऐसा सेगमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का जहां पे हम मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स के लिए, ठीक है। एक ऐसी फंक्शनल एंटिटी है ये बिजनेस की जिसका खुद का पॉलिसी होता है, खुद का प्रोसीजर होता है, खुद के गोल्स होते हैं। 4 अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं। जो अभी हमने देखा था ना कॉस्ट सेंटर, वहाँ पे भी हम मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे इन पर्सनल कॉस्ट सेंटर। तो उस केस में वो पर्सनल कॉस्ट सेंटर भी मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का पार्ट बनता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कॉस्ट सेंटर, जहाँ पे आप मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो फॉर कॉस्ट। नेक्स्ट, प्रॉफिट सेंटर। अब प्रॉफिट बनता कैसे है मुझे ये बताओ। सबसे पहले प्रॉफिट बनता है जब हम सेल्स को कॉस्ट से माइनस करते हैं, है ना। तो एज सेल्स मतलब होता है रेवेन्यू। तो हमारा जो प्रॉफिट सेंटर है वो प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्रॉफिट बनता कैसे है? रेवेन्यू और कॉस्ट से। तो ये सेंटर रेवेन्यू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, कॉस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो प्रॉफिट सेंटर में मैनेजर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेवेन्यू सेंटर। रेवेन्यू सेंटर रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी पैसा है उसको इन्वेस्ट करना। तो जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, साथ ही साथ जितना हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो 4 अलग अलग टाइप के सेंटर्स क्या हैं? कॉस्ट, प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट। डन। मूविंग फॉरवर्ड टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बना है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को लगा कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी नहीं है और हमको थोड़ी बहुत यूनिफॉर्मिटी लाना ज़रूरी है, इसीलिए इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। इन स्टैंडर्ड बोर्ड को बोला कि भाई यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लाओ तुम कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, कुछ गाइडेंस नोट्स इशू किए और कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए, और इसके थ्रू यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लाई गई, ठीक है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाया। क्यों बनाया? यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या बोलता है समझो। हमने स्टैंडर्ड सेट किया 100 रुपये, हमारा जो एक्चुअल है वो 120 रुपये। इन दैट केस अगर मैं ये 120 के खर्चों को स्टैंडर्ड तक लाने की कोशिश कर रही हूँ, इन दैट केस उसको कॉस्ट कंट्रोल बोला जाएगा। कॉस्ट कंट्रोल रिप्रेजेंट्स एफर्ट्स मेड टुवर्ड अचीविंग द टारगेट और गोल। टारगेट और गोल तक पहुँचने के लिए जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो वो कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। कॉस्ट रिडक्शन बोलता है कि भाई हमको ये स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है खर्चों को रिड्यूस करने में, तो जो भी करना पड़े हमको खर्चे रिडक्शन के लिए हम वो करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट द अचीवमेंट इन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। देखो कॉस्ट कंट्रोल क्या बोल रहा है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेटिंग टारगेट्स। पहले स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है, फिर इसके बीच के डिफरेंसेस क्यों आए वो फाइंड आउट किया जाता है, और फिर उसके बाद रेमेडियल मेजर्स लिए जाते हैं। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल के अंदर कोई स्टैंडर्ड वगैरह नहीं बनाया जा रहा, हमारा काम सिर्फ एक ही है कि खर्चों को कम करना, ठीक।
कॉस्ट कंट्रोल एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स और नॉर्म विच आर नॉट चैलेंज। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर मैंने 100 रुपये का खर्चा सेट कर दिया ना, तो मैं 120 को 100 तक तो लाऊंगी, लेकिन उससे नीचे नहीं जाऊंगी, क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल का काम है स्टैंडर्ड तक पहुंचाना। कॉस्ट रिडक्शन का काम है हमको खर्चे नीचे लेके जाना। तो वो स्टैंडर्ड को हमेशा चैलेंज करता रहता है कि भाई तुमने स्टैंडर्ड 100 क्या सेट किया, मैं तो खर्चे 90 ले आऊँ, है ना। तो उसका काम है स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करना। एज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसील्ड पोटेंशियल सेविंग, ये बोलता है कि भाई हमेशा सेविंग पॉसिबल है इन स्टैंडर्ड्स और नॉर्म विच आर कंसिस्टेंटली चैलेंज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये स्टैंडर्ड और नॉर्म को कंस्टेंटली चैलेंज करता रहता है। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन है, क्योंकि हम सिर्फ खर्चों को वहीं तक लाने की कोशिश कर रहे हैं जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया, और ये पहले से स्टैंडर्ड इसलिए सेट कर देते हैं ताकि हमारा खर्चा इससे आगे ना जाए। हम जो भी खर्चा करें इसको ध्यान में रख के करें, इसीलिए ये प्रिवेंटिव फंक्शन की तरह काम करता है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव फंक्शन है कि भाई अब तुमने खर्चा ज़्यादा कर दिया है, अब कॉस्ट रिडक्शन आएगा जो नीचे 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 लेके जाएगा आपके खर्चों को। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल में कोई डायनेमिक अप्रोच नहीं है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ये खर्चों को सिर्फ नीचे लाने की कोशिश करता है स्टैंडर्ड तक। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है और कंटिन्यूस टाइप की प्रोसेस है, क्योंकि उसको स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है, उसका काम है सिर्फ खर्चों को नीचे लेके आना। ठीक है, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। हमने बहुत सारे टॉपिक्स आज कवर किए। क्या क्या कवर किए एक बार फटाफट से देख लेते ताकि चीज़ें एक बार दिमाग में वापस रिकॉल हो जाएं। हमने अकाउंटिंग देखा कि अकाउंटिंग करते कैसे हैं, फिर हमने देखा अकाउंटिंग की क्यों जाती है, हमने समझा कि यहाँ पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, कौन लेगा, यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लेंगे। डिसीजन मेकिंग कौन से इन्फॉर्मेशन से होगी, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन से होगी, जो दो टाइप की होती है, पहली होती है फाइनेंशियल, दूसरी होती है नॉन फाइनेंशियल। फिर हमने देखा कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी दो टाइप की है, पहली है कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, दूसरी है अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलेगी। फिर हमने डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखा। फिर हमने कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है वो देखा। फिर देखा कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, कि विद टाइम हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे ग्रू हुआ, पूरे वर्ल्ड में कैसे ग्रू हुआ और इंडिया में कैसे ग्रू हुआ। हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें की जाती है वो हमने देखा। स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, अ कैब कार के थ्रू जिसको हमने याद रखा था। कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम क्या होता है वो हमने समझा। कितने टाइप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर हमने देखा इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, आपके फर्म का साइज़ क्या है, कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हो, कैसी मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती है। इसेंशियल्स ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हमने 7 अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ देखी, जैसे टेलर मेड होना चाहिए, इसको याद रखने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, फैक्ट कप, है ना। फिर लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जैसे एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट रिलाई कर पानी चाहिए उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर। इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझे, जैसे संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर समझा हमने, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा, और एट द एंड हमने कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन देखा। तो मतलब अच्छे खासे टॉपिक आज हमने कंप्लीट किए हैं। अब आपको क्या करना है, आपके पास सैटरडे और संडे 2 दिन है, आपको बैठ के ये पूरे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आगे का कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना रिवाइज करके आपको अगली क्लास में आना है। आप इसके लिए नोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अदरवाइज आप इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट से भी ये सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं से हैं एट द एंड। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।